नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस बाई प्रदीप में। और आज से हम हरियाणा जीके की शुरुआत करने वाले हैं। हरियाणा जीके में सबसे पहले हम हरियाणा हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। 3 पार्ट्स में अपनी हरियाणा की हिस्ट्री रहेगी, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक अपने हरियाणा जीके कंप्लीट करेंगे। आज हरियाणा के इतिहास का पहला पार्ट इस वीडियो में हम करने वाले हैं, प्राचीन इतिहास का। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक अच्छे सुविचार के साथ। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। ख्वाब का क्या है? ख्वाब तो हम नींदों में सोए हुए भी ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम उठकर मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और इसमें सिर्फ वही प्रश्न है जो हरियाणा एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीधा टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं और वहीं से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं। अपने पहला प्रश्न रहेगा, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? रज ए हरियाणे हरियाणा को किस वेद में कहा गया है? तो ऋग्वेद में हरियाणा को रज ए हरियाणे कहा गया है। हरियाणा का प्राचीन नाम क्या है? तो ब्रह्मवर्त या फिर ब्रह्मा की उत्तर वेदिका। ब्रह्मवर्त या ब्रह्मा की उत्तर वेदिका हरियाणा का प्राचीन नाम रहेगा। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा का जिक्र किन 2 नदियों के बीच मिलता है? तो मनुस्मृति के अनुसार जो है हरियाणा का जिक्र सरस्वती और दृशदवती नदी के बीच में मिलता है। अगर प्रश्न आए कि हरियाणा को किस ग्रंथ में हरियाणा कहा गया है? तो चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो चाहमन ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया था। और एक बार प्रश्न आया था कि बहुधान्यक शब्द का क्या अर्थ है? बहुधान्यक शब्द का अर्थ है अत्यंत समृद्ध भूमि। अत्यंत समृद्ध भूमि बहुधान्यक का शब्द का अर्थ रहेगा। और बहुधान्यक कहा गया था महाभारत काल में हरियाणा को। बाणभट्ट ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हर्षचरित, उसमें कुरुक्षेत्र या फिर हरियाणा को क्या कहा था बाणभट्ट ने? तो श्रीकंठ जनपद कहा था बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में कुरुक्षेत्र या हरियाणा को। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को कहा था, क्या कहा था? हरिधान्या किसने कहा था हरियाणा को? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। हरियाणा नदी जो है हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हरियाणा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरस्वती नदी के किनारे जो है हरियाणा बसा हुआ है। अगर प्रश्न आए कि बैलगाड़ी पर संगीत के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ देखने को मिले हैं? बैलगाड़ी पर संगीत के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ देखने को मिले हैं? तो शुद्ध यमुनानगर के अंदर शुद्ध स्थान है, वहाँ पर 2री शताब्दी में बैलगाड़ी पर संगीत के प्रारंभिक साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल में हरियाणा के किस स्थान से मानव खोपड़ी मिली है? तो पिंजौर जो कि पंचकुला में है, वहाँ से जो है प्राग ऐतिहासिक काल में हरियाणा में मानव खोपड़ी मिली है, पिंजौर के अंदर। अगला प्रश्न अपना, प्राग ऐतिहासिक काल में हरियाणा के किस स्थान से चमकदार पत्थर मिले हैं? तो अरावली से चमकदार पत्थर मिले हैं हरियाणा के अंदर प्राग ऐतिहासिक काल में। आगे हड़प्पा सभ्यता में अगर बात करें
तो हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल बसा हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता के जो हरियाणा में स्थल है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो मित्ताथल जो कि भिवानी के अंदर है। मित्ताथल स्थल जो है भिवानी के अंदर है और इसे खोजा था सूरजभान ने। इसके खोजकर्ता रहेंगे सूरजभान। यहाँ से अवशेष क्या क्या मिले हैं? गुप्तकालीन कुषाणकालीन सिक्के, हाथी दांत के निशान, तांबे की 13 चूड़ियाँ। या सीधा आ जाए कि तांबे की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? तो मित्ताथल से मिली है। मिट्टी की चूड़ियाँ भी मित्ताथल से मिली है। अपना अगला स्थल रहेगा शीशवाल स्थल, जो कि हिसार के अंदर है। हिसार में कौन सा स्थल है? शीशवाल स्थल। इसके खोजकर्ता थे सूरजभान और 1968 में इसे खोजा गया था सूरजभान के द्वारा। अवशेष यहाँ से मिले हैं तांबे के बने औजार, जो कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं। तांबे के बने औजार यहाँ से शीशवाल स्थल से मिले हैं। आगे है राखी गढ़ी, जो कि हिसार के अंदर है। इसे खोजा था सूरजभान और अमरेंद्र नाथ ने। यह चोटांग नदी के किनारे हैं और यहाँ से अवशेष मिले थे। बारिश पानी, जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है वह स्थान यहाँ से मिला है राखी गढ़ी से। चित्रित मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन जो कि चित्रित थे, उन पर चित्रित किए गए थे कोई भी फोटोज वगैरह। ऐसे मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं राखी गढ़ी से। अगर भारत आ जाए कि भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत की अगर बात करें सबसे बड़े स्थल की, तो धौलावीरा गुजरात के अंदर रहेगा। धौलावीरा स्थल हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन हरियाणा में जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहेगा राखी गढ़ी, जो कि हिसार के अंदर है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल की बात करें तो भिडाना रहेगा, जो कि फतेहाबाद के अंदर है, सरस्वती नदी के किनारे। अपना अगला स्थल अगर बात करें तो वो है बनावली, जो कि फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद में है बनावली और इसे खोजा था आर.एस. बिष्ट ने इसे खोजा था। यहाँ से अवशेष मिले हैं क्या क्या? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का हल बनावली से मिला है, जो कि साक्ष्य। और बैलगाड़ी का पहिया कहाँ से मिला है? बनावली से। आगे अपना स्थल है कुणाल स्थल, जो कि फतेहाबाद के अंदर है और इसे खोजा था 1986 में जे खत्री के द्वारा 1986 में खोजा गया था। कौन सा स्थल? कुणाल स्थल, जो कि फतेहाबाद के अंदर है। और यहाँ से अवशेष मिले थे। राजा का मुकुट मिला था, अंगूठियाँ मिली थी और उल्टा वी आकार के बाण यहाँ से मिले थे। अगर एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है गिरावड़ स्थल और फरमाना खास स्थल। ये दोनों स्थल मिले जो है ये है रोहतक के अंदर दक्षखेड़ा में। दक्षखेड़ा रोहतक में स्थान है, वहाँ पर फरमाना खास स्थल है और गिरावड़ स्थल है। इनको खोजा था विवेक दांगी ने। आगे है भगवानपुर या फिर दौलतपुर स्थल, जो कि कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसके खोजकर्ता थे आर.एस. बिष्ट और जे.पी. जोशी। यहाँ से क्या मिला है? तो इसमें वैदिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। वैदिक संस्कृति की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृति में दशराज का युद्ध वर्णन कहाँ पर दिया गया है? तो दशराज का युद्ध जो हुआ था उसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में दिया गया है। महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत जो है 900 ईस्वी पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर और यह युद्ध 18 दिन चला था। और इसका संकलन किया था वेद व्यास जी ने और महाभारत को लिखी थी गणेश जी ने मोरपंख के द्वारा। गणेश जी द्वारा लिखी गई थी यह मोरपंख से। आगे अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की,
तो इसमें से अंगुत्तर निकाय ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें से सिर्फ यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपने हरियाणा एग्जाम के लिए आने वाले हैं। जैन धर्म की अगर बात करें तो भगवती सूत्र एक ग्रंथ है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। भारत जो है पहले प्राचीन समय में 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बाद जो है भारत 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था, और इन 16 महाजनपदों में से एक जनपद था कुरु। कुरु जनपद ही हरियाणा था। हरियाणा कौन सा जनपद था हरियाणा को? तो कुरु जनपद हरियाणा था, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। आगे अगर बात करें अपने टोपरा अभिलेख की, तो टोपरा अभिलेख हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अंबाला जिले में स्थित है। अगर अंबाला अगर ऑप्शन में ना आए तो यमुनानगर भी हम कर सकते हैं। HSSC एक बार एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, तो उसमें यमुनानगर जो है HSSC ने सही उत्तर माना था इसका। तो अंबाला अगर ना आए तो यमुनानगर हम कर सकते हैं। टोपरा अभिलेख लिखवाया किसने था? तो अशोक ने लिखवाया था, और इसे फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली में स्थापित कर दिया। आगे है यौधेय गणराज्य। यौधेय गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो नौरंगाबाद। भिवानी के अंदर जो है नौरंगाबाद, वो यौधेय गणराज्य की राजधानी थी। और इसके समय में यौधेय गणराज्य के समय में हरियाणा जो है 2 भागों में बंटा हुआ था। एक तो था रोहतक और दूसरा था सिरसा। आगे है अगरगण राज्य, और अगरगण राज्य की राजधानी थी अगरोहा। और अगरोहा में जो है सबसे पहले संगीत के 7 स्वर देखने को मिले हैं। अगर 7 स्वर आ जाए कहाँ देखने को मिले हैं? सबसे पहले संगीत के 7 स्वर कहाँ मिले हैं? तो अगरोहा में मिले हैं। और प्रारंभिक संगीत के साक्ष्य अगर आए तो शुद्ध यमुनानगर के अंदर रहेंगे, जो कि बैलगाड़ी के ऊपर मिले थे। और सबसे पहले संगीत के 7 स्वर मिले हैं अगरोहा के अंदर। कहाँ लिखे हुए थे? तो ईंट पर लिखे हुए थे 9वीं शताब्दी में। और अगर आए कि बैलगाड़ी पर संगीत के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो शुद्ध यमुनानगर के अंदर मिले थे 2री शताब्दी में। आगे एक वंश आया था पुष्यभूति वंश, जिसके संस्थापक थे पुष्यभूति वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्तन थे। और प्रभाकर वर्तन के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। 2 बेटे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन। एक बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री, और राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मन के साथ। राज्यश्री के पति कौन थे? ग्रहवर्मन। और ग्रहवर्मन जो है वो कनौज के राजा थे। एक गोंड प्रदेश के राजा हुए थे राजा शशांक। गोंड प्रदेश के राजा शशांक और उसके मित्र देवगुप्त ने जो है ग्रहवर्मन को, यानी कि राज्यश्री के पति ग्रहवर्मन को मार दिया था। और इसके साथ साथ राज्यवर्धन को भी राजा शशांक और उसके मित्र ने मार दिया था। फिर हर्षवर्धन ने जो है अपने भाई और जीजाजी का बदला लेने के लिए शशांक और देवगुप्त को भी मार दिया था। हर्षवर्धन एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से जो है अपनी बहन राज्यश्री को ढूंढता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी कनौज को। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? कनौज को। और इससे कनौज बनाई थी, इससे पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी स्थानेश्वर, या फिर प्राचीन नाम इसका रहेगा थानेश्वर का स्थानेश्वर। आगे है हर्षवर्धन का दरबारी कवि। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट।
बाणभट्ट, जिसकी पुस्तक थी हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित में बाणभट्ट ने हरियाणा को क्या कहा है, या फिर कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा है। हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी जिनका नाम है रत्नावली, नागानंद या फिर नागदशक और प्रियदशिका। ये पुस्तकें रहेगी अपने हर्षवर्धन की। और हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आता है। इसके दरबार में हर्षवर्धन के चीनी यात्री हेनसांग या फिर ह्यूंगसांग, जो कि भारत में आया था 629 से 644 तक भारत में रहा था, और हरियाणा में ये आया था 634 ईस्वी में। और इस चीनी यात्री को हेनसांग को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सी यू की। कुंभ के मेले की अगर शुरुआत की बात करें तो 614 में हर्षवर्धन के समय में कुंभ के मेले की शुरुआत हुई थी। 641 में हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। हर्षवर्धन का एक युद्ध होता है उत्तर भारत के चालुक्य वंश के राजा के साथ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ, और इसमें हर्षवर्धन हार जाता है। यह जानकारी जो है हमें ऐहोल अभिलेख में मिलती है, जो कि कर्नाटक के अंदर है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि होता है रविकृति, जिसने इसे ऐहोल अभिलेख को लिखवाया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ पार्ट 2 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।